न्यूज़ जब चेक करता हूँ तो इस तरह की न्यूज़ मिल रही है कि जो फ्यूचर ऑप्शंस लोग स्टॉक में करते थे, मेजर लोग अब क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये रॉन्ग परसेप्शन, ऐसा नहीं। देखिए, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दो अलग अलग। भारत के अंदर क्रिप्टो की बात की जाए तो भारत में क्रिप्टो की बात करना कितना चैलेंजिंग है, विशेष रूप से तब कि सरकार इसे लीगल टेंडर नहीं मानती। लीगल टेंडर एक बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भारतीय बाजार में बहुत पैसा कमाया। अराउंड 93% इंडियन ट्रेडर्स ने। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सारे जितने लोग जिन्होंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड किया उसमें से कितने कैजुअल ट्रेडर थे और कितने बिटकॉइन को रखा कैसे जाता है। किसी पेन ड्राइव में रख सकते हैं, पर इसको सिक्योरली रखना पड़ेगा। स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी के केस में क्रिप्टो एक स्टेबल तरीके से ट्रेड करने लगता है। वो 24/7 ट्रेड करता है। क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं, स्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया और बातें बाजार की पर। मैं अंकित अवस्थी लेकर आज हाजिर हूं अपने साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के क्रिप्टो ट्रेडिंग बाजार में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया हुआ है। मेरे साथ हैं पंकज बालानी, जो कि भारत के नंबर 1 फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज को ऑन करते हैं। आप फाउंडर हैं जिन्होंने भारत के फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में क्रिप्टो की संभावनाओं को तलाशा। आज इनके प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्रिप्टो इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेड हो रहा है, सेटलमेंट इंडियन करेंसी में हो रहा है। फ्यूचर्स ऑप्शन के जितने भी निवेशक हैं वो पूरी तरह स्वदेशी हैं। जब भारत में बात स्वदेशी की हो और ऐसे में क्रिप्टो को लेकर के कई तरह के सवाल हों कि भारत में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो का खुद का फ्यूचर क्या है, क्या भारत सरकार की लीगलिटी क्रिप्टो को सरवाइव करने देगी या नहीं, ऐसे में आपका प्लेटफॉर्म एक दिन में $5 बिलियन के ट्रेड करवा दे रहा है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी काबिलियत और कामयाबी है। ऐसे में आपका स्वागत करते हैं पंकज जी अंकित इंस्पायर्स इंडिया और बातें बाजार की के प्लेटफॉर्म पर। आपसे जानने का आज हमारे ऑडियंस को मौका मिलेगा, जब भारत सरकार के साथ में इतने सारे सवाल जवाब चलते हों, क्रिप्टो के साथ में तमाम चैलेंजेस, यूएस क्रिप्टो को लेकर इतना कुछ कर रहा है, यूएस पाकिस्तान कोलैब कर रहे हैं क्रिप्टो को लेकर के, इस बीच में भारत के अंदर क्या संभावनाएं हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह की तमाम चीजें चलती हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के, तमाम ट्रेडर्स जो इंट्राडे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफी ट्रेड करते हैं, ऐसे में अचानक क्रिप्टो की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ा है, इस पर चर्चा होगी आज आपके साथ। समझेंगे कि भारत के कानून क्रिप्टो को किस तरह से लीगलाइज करते हैं, क्या ये फेयर गेम है, आपके साथ गेम में प्रॉब्लम क्या है, यानी कि अगर आप मार्केट में हैं तो आपको किस जगह पर ऐसा लगता है कि ये बाजार का डाउन साइड हो सकता है। तमाम बातें आज के सेशन में आपसे होंगी। तो अगेन एक बार फिर से स्वागत और चैनल पर शुरुआत करते हैं। थैंक यू अंकित, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपसे बात करके। तो आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आए हमारी बात सुन के। बिल्कुल। तो चूंकि ये सेशन पूरी तरह से नॉलेज से युक्त होने वाला है तो हम पहले ही लोगों को बता देते हैं कि आज की जो चर्चा है उसमें अवेयरनेस काफ़ी कुछ होगा भारतीय बाजार को समझने का, और विशेष रूप से जो फ्यूचर ऑप्शंस जानते हैं उनको आज कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से आज आप और मैं बात कर रहे हैं। ट्रेडर्स हों और जो सीखना चाहते हो वो अगर पेपर पेन लेकर बैठें तो आज उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले शुरुआत बहुत बेसिक इंट्रो से करते हैं। हाँ, आपकी पढ़ाई आईआईटी से है, आपने देश के बाहर जॉब किया है, आईएसबी से एमबीए किया है। आपके तमाम ऑप्शंस में स्वदेशी बनाने के लिए डेल्टा एक्सचेंज दिमाग में क्यों आया? तो देखिए, जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी बैकग्राउंड होता है कि आपका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी, उसके बाद फाइनेंस में काम किया। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि दुनिया की एक नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके साथ मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम किया। फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में मैंने 10-15 साल काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, हेज फंड्स के साथ, और अक्रॉस एशिया। तो इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, इन सारे मार्केट्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मुझे, क्योंकि मैं इनमें काम कर रहा था। मेरे को फाउंडर्स का भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। एक आईआईटी खड़गपुर से हैं और फाइनेंस में ही काम किया उन्होंने 15 साल। इंडिया में सिटी बैंक में स्ट्रैटेजिस्ट थे। और एक आईआईटी बॉम्बे से हैं, कंप्यूटर साइंस, जो हमारी टेक्नोलॉजी करते हैं। उन्होंने पहले housing.com और टाइनी आउल जैसी कंपनीज चालू करी और फिर अभी हमारे साथ डेल्टा में। तो अब आते हैं हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से क्यों चालू किया।
तो ये सब जब हमने करा था, हमने 2017 के आसपास इस एसेट क्लास को देखना शुरू किया, और उस टाइम पे क्रिप्टो में खूब बात होने लग गई थी कि ये जो एसेट है ये बड़ा रिकॉग्नाइज्ड एसेट बनेगा। तो ये कहानी आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चालू हुई थी कॉन्वर्सेशन। और उस टाइम पे ये समझ में आ गया था कि अगर ये मार्केट बड़े होंगे, देखिए किसी भी मार्केट को बड़ा होने के लिए वहां पे जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें प्राइस जो होता है वो लिक्विड होना चाहिए। और प्राइस को लिक्विड तभी बनाया जा सकता है जब अच्छे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट अवेलेबल हो। मतलब अच्छे, मतलब दो तरह से अच्छे, एक तो प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हो और दूसरे प्रोडक्ट्स में लिक्विडिटी हो। तो क्रिप्टो में ये काफी क्लियर था 2017 में ही कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट भी बहुत बड़े होंगे, और क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आते थे तो हमें वो दिखने लग गया था। और ये भी दिखने लग गया था कि यहाँ इन मार्केट्स को जाके बनाना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी भी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी बनानी पड़ेगी। तो चैलेंजिंग होगा, पर काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो फिर हमने कहा कि हम आज जब इतना बड़ा बाजार आप देखते हो और हाँ। आपने जिस तरह से अभी किया है, अपने आप में वो न्यूज़ थी, और मैं तो आजकल न्यूज़ जब चेक करता हूँ तो इस तरह की न्यूज़ मिल रही है कि जो फ्यूचर ऑप्शंस लोग स्टॉक में करते थे, मेजर लोग अब क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ये थोड़ा, मैं सच बोलूं तो ये रॉन्ग परसेप्शन है। ओके। ऐसा नहीं है। देखिए क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दो अलग अलग मार्केट हैं और दो अलग अलग डायनेमिक्स चलती हैं उनकी। आप मार्केट साइजेस से देखेंगे ना तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। जैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स मार्केट है वर्ल्ड में, उसकी साइज जो है वो है करीबन 4 ट्रिलियन एक दिन की, यानी 4000 बिलियन डॉलर वो ट्रेड होता है दिन का। यहाँ पे 4 बिलियन ट्रेड होता है हमारा, और 40 बिलियन 100 बिलियन ट्रेड होता है सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ग्लोबली। 100 नहीं तो 200। तो वहां का 1% भी यहाँ का 100% की ग्रोथ करा दिया, तो वो गलत परसेप्शन है। वो एक मार्केटिंग के लिए किसी ने बोल दिया होगा, वो ठीक है, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। ये अलग मार्केट्स हैं, और मैं खुद इस इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ मेरे फेवर की बात होगी, पर मैं रियलिटी में आपको बताऊं तो ये अलग इसलिए है क्योंकि इन दोनों में कोई कोरिलेशन वैसे निकलेगा नहीं। ये दो अलग एसेट क्लास हैं जिनकी अलग जर्नी चल रही है। क्रिप्टो का जो पूरा प्राइस में मूवमेंट चल रहा है और जो मूवमेंट फंडामेंटल अडॉप्शन पे चल रहा है, उसके रीजंस ज्यादातर ग्लोबल है। ठीक है, तो हम ग्लोबली ग्लोबल बातों पर ये चलेंगे। एक्सेप्ट हो चुका है। मैं आपकी बात को और अपने ऑडियंस को इस बात से पूरी तरह अवगत कराते हुए अब आगे बढ़ता हूं, क्योंकि एसेट क्लास काफी बार डिस्कस हो गया है, तो अब उस हाँ। पर भी आएंगे, फिर स्टॉक्स को भी साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी ऑडियंस इस बात से पूरी तरह अवगत है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि एसेट्स में इन दिनों लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पहले कन्वेंशनली जमीन में इन्वेस्ट करना, बाद में गोल्ड में हाँ। इन्वेस्ट करना, फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, आजकल पोर्टफोलियो के अंदर लोग क्रिप्टो के लिए भी इस तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं मॉर्गन स्टैनले के बारे में सुन रहा था, साथ में जियो के साथ जिसने टाई अप किया है, हाँ। दैट इज ब्लैक रॉक। उन्होंने एक बहुत अच्छा ईटीएफ फंड निकाला है इस क्रिप्टो के लिए। तो अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक चर्चा होना शुरू हो चुकी है कि क्रिप्टो इटसेल्फ इज ए एसेट क्लास। इंडिया में ये बहुत ज्यादा इन नहीं था पहले, लेकिन नाउ इट इज, लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो पर्सपेक्टिव इसी पर आते हैं हम लोग कि जब भारत के अंदर क्रिप्टो की बात की जाए तो भारत में क्रिप्टो की बात करना कितना चैलेंजिंग है, विशेष रूप से तब जब इतने सारी बातें सरकार की तरफ से चलती हों कि सरकार इसे लीगल टेंडर नहीं मानती, जब इस तरह से बात चलती हो कि अगर आपने इससे ट्रेड करके बेनिफिट कमाया तो 30% टैक्स लेती है। इन दो प्रश्न पर आप सबसे पहले आंसर करिए, लीगल टेंडर और टैक्सेशन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो ये लीगल टेंडर और लीगल वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए। लीगल टेंडर एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप इसमें पेमेंट्स नहीं कर सकते इकोनॉमी में, आप इसमें अपना कोई भी इकोनॉमिक पेमेंट नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, वो आप बहुत सारी चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से वो एंगल खत्म हो जाता है कि हम क्रिप्टो को एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। हम मोड ऑफ एक्सचेंज की तरह नहीं देख रहे, एटलीस्ट हमारी कंट्री, हम तो एसेट की तरह देख रहे हैं। अब इसमें एसेट के दूसरे यूजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के दूसरे यूजेस हो सकते हैं। फिलहाल हमने ये कह रखा है कि हम मोड ऑफ पेमेंट की तरह नहीं देख रहे, दैट्स ओके। जहाँ तक बात आती है टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में ये था कि 30% टैक्स लगेगा। देखिए टैक्स तो रियलिटी है लाइफ की, और वो लगना भी है। और अगर आप इनकम टैक्स भी देखते हैं तो वो भी 30% के आसपास ही आता है। तो वो भी एक थोड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है कि टैक्स है तो क्यों है और ज़्यादा है। एक फ्लैट टैक्स गवर्नमेंट ने आपको बना के दिया है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो ये टैक्स होगा। उसमें टेक्निकलिटीज ज़रूर है कि देखिए अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो आपका टैक्सेशन स्पॉट के ये टैक्सेशन अप्लाई होगा। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपका जो रेगुलर टैक्सेशन होता है वो अप्लाई होता है। बट टैक्स के केसेस में आपको टैक्स एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। और मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुने पर रिसर्च करें, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक सेंसिटिव, ये लोग हम ये बात हम भी बहुत कॉमन बोलते हैं
सारी चीज में यहाँ पे डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, क्योंकि और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ हाँ टैक्स नहीं का। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा लीगल टेंडर के बारे में भी अपने ऑडियंस से चर्चा कर लेता हाँ हूँ। लीगल टेंडर बोले तो 500 रुपए का नोट लेकर गए और बाजार से जाकर आप सामान ले आए। अगर दुकानदार सामान नहीं देता तो आप इसके लिए सरकार से शिकायत कर सकते हैं कि साहब आपका नोट नहीं चला। जैसे होता है ना भाई, मेरे नाम के नोट चलेंगे या सिक्के चलेंगे, ये बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग है। लेकिन वहीं आप गोल्ड लेकर गए, जरूरी नहीं है कि आपको डेयरी वाला गोल्ड के बदले दूध दे दे, या फिर आप जमीन के कागज लेकर के गए और आपने कहा कपड़े दे दो, संभव नहीं है कि वो दे दे, बिकॉज कपड़े, ओ सॉरी, गोल्ड और जो आपके जमीन के कागज हैं उनमें वैल्यू तो है। वैल्यू इसकी कि वो अपने आप में एक एसेट है, लेकिन भारत सरकार ने अधिकृत नहीं किया हुआ है कि आप उनसे वस्तु विनिमय कर सकें, यानी एक्सचेंज कर सकें, आप उससे कुछ और ले सकें। बार्टर सिस्टम चलता नहीं है, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से एक मुद्रा छापी और उस पर लिखा गवर्नर के माध्यम से कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आप उसी आधार पर वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। जब बात आती है क्रिप्टो की कि क्या क्रिप्टो लीगल टेंडर है, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है। बात आती है टैक्सेशन की, तो हमारे देश में जब भी आप नंबर वन से कोई भी काम करते हैं, नंबर वन से मतलब है कि आप उसके माध्यम से कमाए पैसे को छुपाना नहीं चाहते, ब्लैक मनी या हवाला नहीं करना चाहते, तो सरकार कहती है भाई कमा रहे हो तो हमको भी कमाने के बाद इस पर आपको फैसिलिटेट करने का शुल्क दो, जैसे इनकम टैक्स कहते हैं। मैं टैक्स देते समय यही बोलता हूं, मुझे बहुत सारे जो टैक्स एडवाइजर्स हैं उन्होंने सलाह दी कि सर इस इकोसिस्टम से आप कमा पा रहे हो, इस बात का टैक्स दो। देखिए, हाँ बड़े ही सिंपल है। टैक्स की एक थ्योरी है कि यहाँ पे जैसे आप रोड चल पे आए हैं तो टैक्स होता है कि रोड बनाने को, मेंटेन करने को पैसा लगता है। तो अब वो एक अलग डिबेट है, उसमें कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे डिटरमाइन होगा, पर जो भी है, बट टैक्स इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, वो लगेगा। मैं ये तो कह सकता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, हाँ है नहीं ना? ठीक बात है तो भाई कि मैं तो ये हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर भी जो हाँ, हमारे कोर्सेज खरीदते हैं उन्हें टैक्स देना टैक्स देना पड़ेगा। आप प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, पड़ेगा। लॉस हुआ है तो आपको ऑफसेट मिलेगा, और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की तरह जाएगा अगर आप एफएनओ में कर रहे हैं तो। थोड़ा सा ऑफसेट पर चर्चा करते हैं, हाँ क्योंकि एक परसेप्शन जो बाजार में है उसे आप थोड़ा क्लियर करिएगा। स्पॉट बोले तो जो इस समय ट्रेड कर रहा है, सेम टाइम पर जो क्रिप्टो की प्राइस चल रही है उसको सामान को खरीदा, सेल कर दिया, मतलब अपने पास बुक कर लिया या फिर भविष्य में बेच दिया। फ्यूचर पे नहीं जा रहा हूँ, खरीदना बेचने की बात स्पॉट पे है। सर जो मुनाफा हुआ उसके ऊपर टैक्सेशन के बारे में बोलते हैं कि स्पॉट पर 30% टैक्सेशन। हाँ ओके, उसके बारे में फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर कंपेयर करते हैं तो मैं जितना रिसर्च कर पाया आपके बारे में, स्पॉट ऑफसेट नहीं होता है यस इंडियन लॉज में। हाँ, तो यही वे डिफरेंस है। देखिए, स्पॉट का मतलब क्या है? पहले तो स्पॉट मतलब आपका टाइटल आपके पास आ आ गया गया। क्रिप्टो का। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में आप चेंज ऑफ प्राइस पे ट्रेड करते हैं कि ये प्राइस x से y हो जाएगा या 100 से 110 हो जाएगा, तो ये 10 का जो डिफरेंस है ये होगा। जबकि स्पॉट के केस में आप ये कहते हैं ये मैंने 100 दिए और ये पूरा एसेट मेरे पास आ गया। तो स्पॉट के केस में जब आप स्पॉट को बेचेंगे तो उसमें जब आपने जो गेन किया, 100 का लिया 110 का बेचा, तो 10 का गेन हुआ, उस पर आप टैक्स देंगे। ठीक है। अब अगर ये आपने 90 का बेचा तो फिर इसमें एक लॉस हुआ, तो इस लॉस को आप 2 बार आपने ये साल में किया, तो क्या आप ऐड कर सकते हैं? इसमें भी रूल्स हैं कि एक एसेट में कर सकते हैं और अलग अलग एसेट में नहीं कर सकते। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें मैं 100% एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये मुझे पता है कि 2 क्रिप्टो है, आपने एक क्रिप्टो खरीदा जिसमें आपने फायदा किया, एक क्रिप्टो बेचा जिसमें आपने नुकसान हुआ, तो इनका ऐड करके आप ऑफसेट नहीं कर सकते लॉस को। तो ये स्पॉट का टैक्सेशन है। फ्यूचर्स के केस में एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है, जिसके केस में आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो सारा ऐड होगा और नेट टैक्स होगा, और वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स होगा। ये भी हो सकता है कि आपका 30% से ज्यादा चला जाए, क्योंकि आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके हिसाब से। हाँ। ओके। तो ये समझने वाली चीज है, और यहाँ पे किसी भी तरह हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये कोई टैक्स एडवांटेजियस प्रोडक्ट है या ये है। इसका यूज केस दूसरा है, आप दूसरे चीजों पे अब हम यूज केस पे चलते हैं और उसको समझने के लिए हम थोड़ा फ्यूचर्स को समझते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर्स फिर चाहे रेफरेंस स्टॉक का हो चाहे क्रिप्टो का हो, फ्यूचर होता है। फ्यूचर्स यहाँ से शुरू करते हैं। यस। मैं और आप जब पहले बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो आपने बहुत अच्छे से मुझे फ्यूचर की परिभाषा को आसान भाषा में समझाया था। हाँ मैं अपनी ऑडियंस को फ्यूचर कैसे समझाता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं ऐसे समझाता हूँ जो आम बोलचाल की भाषा में है कि भाई एक प्लॉट था, वो हम लोगों ने साई पर, जिसको कुछ जगह साई बोलते हैं, किस जगह अलग अलग नाम होते हैं उसके, हाँ कि आपने एक टोकन मनी दी और आपने कहा कि 1 महीने बाद मैं इस प्लॉट को 10 लाख रुपए का ले लूंगा। ये हाँ मेरी तरफ से कुछ अमाउंट है, आप अभी इसे रखिए, हाँ मैं 1 महीने के भीतर भीतर 10 लाख रुपए अदा कर दूंगा। हाँ लेकिन रातों रात पता चलता है वहां से एक मास्टर प्लान आता है, हाँ सरकार अनाउंस करती है कि वहीं से ही अब हाईवे निकलने वाला है, हाँ और रातों रात उसके प्लान बढ़ करके हो जाते हैं, वो प्लॉट 10 की जगह अब 20 लाख का हो जाता है। हाँ
चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उससे कि आप 1 महीने बाद उसे 10 लाख रुपए अदा करके उसे अपने साथ ले लेंगे, मैं स्टॉक के बारे में भी यही बोलता हूं कि वो 10 लाख में ही देने के लिए बाध्य है, यस क्योंकि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। यस इज दिस द राइट दिस इज द फिलोसफी? राइट वे टू, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो आपने पहले यहाँ पे कुछ पैसा दिया, जिसको आपने टोकन बोला, उसको मैं मार्जिन बोल देता हूँ, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये पूरा पैसा नहीं गया, टाइटल अभी आपका नहीं हुआ नहीं हुआ है। है ना। हाँ, ये हाँ, टाइटल हाँ, की जो हमने पहले स्पॉट टाइटल और वो फ्यूचर महीने में भर थे, बाद होगा। टाइटल महीने भर बाद होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 10 लाख पे साइन हुआ था, तो 10 के, अब ये 10 से आपने एग्जांपल में कहा कि ये 20 का हो गया, इसको 12 का कर देते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक हो ठीक है, जाए। तो ये realistic 10 वाला है। 12 का हो गया, पर ये 8 का भी हो सकता था। हाँ, हो सकता तो था। आपका 2 लाख का या तो प्रॉफिट भी हो गया या नुकसान भी हो गया, और ये चेंज हो रहा है न्यूज के हिसाब से, है ना। कि वहां पे कोई पॉजिटिव बड़ी सड़क निकल गई तो ये ऊपर चला गया, फिर आया कि अरे यार वहां ना स्टे लग गया है क्योंकि वहां मंदिर था वो नहीं तोड़ने दे रहे, तो वो फिर 8 का हो गया, क्योंकि ऐसे ठीक डिमांड है, हाँ, सप्लाई मतलब चेंज होती बिल्कुल है डिमांड सप्लाई इन्फॉर्मेशन चेंज के होती है, हिसाब हाँ, से। पर ये information। सही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे महीने भर बाद आप भी बाध्य हैं और वो भी बाध्य है कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करने के लिए, मतलब आप पैसे देने के लिए और वो ये करने के लिए, जिसने जमीन बेची है वो आपको जमीन देने के लिए। आपने मान लीजिए टोकन 1 लाख का रखा था, है ना, और यहाँ पे कुछ तो न्यूज आ गई कि ये तो अब प्लॉट हो गया 8 लाख का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 लाख का टोकन तो अब कम पड़ गया, तो आपको सामने से फोन आएगा, क्योंकि अब तो ये भी लग रहा है कि यार ये अब बचे हुए 9 लाख क्या देंगे, अब तो इनको कम पैसे दें, तो इनका तो, है ना, तो आपको फोन आएगा कि और पैसे दे दो, डील पक्की रखो, है ना, क्योंकि वो नुकसान हो चुका है। तो इस तरह की मार्क टू मार्केट होता है और ये सब चीजें होती है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बात इसी को क्रिप्टो में और स्टॉक्स में लेके चलते हैं। हाँ जब हम बात स्टॉक की करते हैं तो स्टॉक में फ्यूचर का एक फाइनल डे होता है, हाँ कि भाई मंथ के एंड में आजकल मंगलवार होने लग गया है कि आपको उस दिन स्क्वायर ऑफ करना होता है हाँ कि हमारे ये सारे ट्रेड्स थे इस दिन सारे फाइनल हो गए। हाँ ठीक है, मैं जब आपके प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसमें कोई फाइनल डे ही नहीं है। हाँ इसके पीछे का लॉजिक वो क्या है? एक सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं समझाता ओके, हूँ। हाँ, चलिए, एक्सपायरी जो होती है वो मंथ ऑन मंथ होती हाँ, हाँ, है ना। हाँ, तो इसी तरह क्वार्टरली भी होती थी, हाँ, इसी तरह ईयरली भी होती थी, हाँ, इसी तरह मंथली भी होती है। अब जब एक एक्सपायर होता है तो अगला लॉन्च हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो नवंबर का आ जाएगा, हाँ, नवंबर का 3 3 महीने के एक्सपायर आगे चल रहे होते हैं। चल रहे होते हैं। आज की डेट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों अवेलेबल है, मार्च भी अवेलेबल है। तो होता क्या है, इसको रोलिंग बोलते हैं, कि अक्टूबर का खत्म होके मार्च का ले लिया। तो किसी आदमी को अगर मान लीजिए ये करना है कि 3 महीने तक फ्यूचर्स की पोजीशन खोलनी है और 3 महीने बाद का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 महीने की खोलेगा और महीने के एंड में रोल कर देगा, रोल कर देगा, ठीक और है। फिर दूसरे महीने के एंड में फिर से रोल कर देगा। अच्छा, अब ये 3 महीने का करेगा क्यों, मान लीजिए कोई हेज किया है या कुछ है ना, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूरेशन कितनी है, आप रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कह दिया कि ऑटो रोल सेट कर देते हैं, इस तारीख जब तक मैं बंद ना करूं तब तक रोल होता है, तो ये रोल होता रहेगा। अच्छा, अब ये 1 महीने की चीज जो है हर महीने अपने आप ऑटो रोल होती रहेगी जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 1 महीने को मैंने घटा के 1 दिन कर दिया, तो यह 1 दिन की चीज हर महीने हर दिन ऑटो रोल हो रही है, तो ये 8 दिन का फ्यूचर भी आ गया, 9 दिन का फ्यूचर भी आ गया, वो अपने आप आ गया। इसी तरह फ्यूचर्स में हम ये क्रिप्टो में 8 घंटे का हो गया। तो इससे क्या होता है, जितना आप टाइम गैप बड़ा करेंगे ना, उतना फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के बीच में डिफरेंस ज्यादा चलेगा, प्रीमियम या डिस्काउंट ज्यादा चलेगा। जितना आप उसको छोटा कर देंगे ना, उतना प्रीमियम और स्पॉट आसपास चलेगा। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये स्पॉट का ही प्राइस है, नहीं, इसमें एक इंटरेस्ट रेट का टर्म भी होता है, जिसको प्रीमियम या डिस्काउंट या बेसिस या मार्जिन, नहीं, मार्जिन एक अलग चीज है, मार्जिन मार्जिन कोलैटरल है, ठीक है, कोलेटरल। पर प्रीमियम, डिस्काउंट या फिर बेसिस या फिर फंडिंग रेट, जो फंडिंग रेट का एक्सचेंज करते हैं वो यही एक्सचेंज होता है, कि एक कॉस्ट आती है अगले फ्यूचर में रोल करने की, या फिर एक बेसिस होता है, और वो पर ये है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो ड्यूरेशन अलग है। तो इसीलिए फिर जब क्रिप्टो में ये कॉन्ट्रैक्ट्स चालू हुए तो इनका परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से नाम दिया गया, पर इसका डिजाइन एग्जैक्टली सेम है, ये रोलिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही। ठीक है, जब अभी थोड़ी देर पहले टाइमिंग की बात हुई, टाइमिंग में हम डेज की बात कर रहे थे। हाँ स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि बाजार का सुबह से शुरू होकर के और मतलब लगभग 3 बजे के आसपास बाजार हाँ क्लोज हो जाता है। अगेन जब हम क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो 24/7 बाजार रहता है। ट्रेडिंग होती है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब क्यों है, मतलब पहले तो क्या है और फिर ये क्यों है? बताता हूँ। तो मुझे ना फाइनेंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगती है। तो रियलिटी ये, क्रिप्टो एक नई एसेट क्लास है, बाकी सारी एसेट क्लासेस जो है बहुत पहले चालू हुई थी, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए या और पहले। क्रिप्टो चालू हुई है 2010 में, 8 में टेक्निकली, पर मान लेते हैं 2010 से मार्केट लिक्विड होना चालू हुआ।
तो जब कोई नई एसेट क्लास होती है ना, तो वो बनती ही उस जमाने के हिसाब से। तो क्रिप्टो जब चालू हुआ तो लोगों ने कहा कि अगर ट्रेडिंग हमें ही इसके एक्सचेंजेस बनाने हैं और हमें ही इनकी वेबसाइट बनानी है, पुराने एक्सचेंजेस पे वैसे भी नहीं ट्रेड हो रहा है, तो फिर ये 24/7 ट्रेडिंग से ही चालू हुआ। तो ये कहते हैं ना, मतलब जब आप नई चीज बनाते हैं, आज आप कोई आप चीज बना रहे हैं तो वो मोबाइल फोन के हिसाब से बना रहे हैं, राइट? आगे कोई चीज बनाएंगे तो वो एआई के हिसाब से बनाएंगे, ऑलरेडी उसमें वो फीचर होगा। तो इस तरह क्रिप्टो जब चालू हुआ तो ऑलरेडी इस तरह चालू हुआ कि 24/7 ट्रेडिंग अवेलेबल हो और अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हो। क्योंकि ये जब चालू हुआ था तो इंजीनियर्स ने चालू किया था, फाइनेंस के लोग इसमें बाद में आके जुड़े। तो उन्होंने इसको एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया कि अच्छा हमें इसकी प्राइसिंग चाहिए, इसकी प्राइसिंग डिमांड सप्लाई से निकलेगी, तो डिमांड सप्लाई के लिए मार्केट बनाना पड़ेगा। तो मार्केट में कितनी देर चलेगा कि परपेचुअल चलेगा। अब आप इसको देखेंगे कि जब आप पुरानी फाइनेंस की बातें पढ़ते हैं जाके, तो लोग कहते हैं कि जो जैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब डिस्कशंस होते हैं, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या दूसरे जो इकोनॉमिक स्कूल्स हैं उनमें, तो वहां पे ये डिस्कशन बड़ा कॉमन है कि हम कैसे एसेट्स को कंटिन्यूसली ट्रेड कराएं। तो ये डिस्कशन 40 साल पहले कहीं और चल रहा था कि हम कैसे कंटिन्यूसली ट्रेड कराएं, और क्रिप्टो ने कहीं और चालू किया कि हम कंटिन्यूसली ट्रेड होंगे। और आपको ये आगे दिखेगा जाते हुए दुनिया में, ये होगा कि सारे एसेट कंटिन्यूसली ट्रेड होने लग जाएंगे, मतलब 24/7 ट्रेड होंगे। क्योंकि कंटिन्यूस ट्रेडिंग ना होने की वजह से बहुत सारे दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे ट्रेडिंग बंद करनी और चालू करनी, उसमें प्राइस गैप्स आते हैं, है ना। उसके अलावा आपको ओवरनाइट कोलैटरल मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रियल टाइम कोलैटरल अवेलेबल नहीं होती, ना एबिलिटी टू टॉप अप द कोलैटरल अवेलेबल होता है, ना एबिलिटी टू विड्रॉ होता है। तो ओवरनाइट कोलैटरल जो है वो शॉर्ट ना पड़ जाए, उसके लिए सर्किट्स बनाने पड़ते हैं। फिर ये बनाना, उसके वैल्यू एड्स भी हैं, पर वो वैल्यू एड हम दूसरी चीज से भी अचीव कर सकते हैं। मार्केट की लिक्विडिटी को आर्टिफिशियली कूल डाउन करके, अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो हम करा जा सकता है। पर काफी हद तक ये होता है कि हमें स्पैन मार्जिनिंग और इस सब में घुसना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्राइस नहीं अवेलेबल होता 24/7, और वीकेंड से प्राइस अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, 24/7 ट्रेडिंग है, और मतलब ये कि कंटिन्यूसली आपको प्राइस अवेलेबल है। न्यू ईयर को भी आपको प्राइस अवेलेबल होगा, और अगले दिन के पहले मिनट पे भी प्राइस अवेलेबल। तो इसको दो तरीके से लेते हैं। हाँ। पहला कि स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं, तो वॉलेटिलिटी के केस में क्रिप्टो एक स्टेबल तरीके से ट्रेड करने लगता है यदि वो 24/7 ट्रेड करता है। तो हाँ, क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं, स्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब आती है तो वो प्राइसेस क्या होता है, लिक्विडिटी शेड थिन हो जाती है, तो प्राइसेस लोग अपनी बिड्स और ऑफर्स चढ़ाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम हाँ। करता हूँ। चूंकि जब हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में ट्रेड करते हैं। हाँ। तो ट्रेडर की अपनी एक मानसिकता होती है कि इतने बजे बैठूंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, यस, इतने बजे इतना पैसा लेके बैठूंगा, इतना मार्जिन ले लिया तो साइड में हो गया, नहीं तो फिर लास्ट तक वेट करूंगा, फिर जाते जाते बेचूंगा। इसीलिए जो पीक्स हैं ट्रेड की, वो या तो इनिशियल आवर्स में आती है, लास्ट आवर्स में। वही जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर चूंकि 24/7 है, तो पहला क्वेश्चन तो यही जो मैं, मतलब हालांकि इसको बाद में आंसर करना, जो आपने अभी बोला ग्लोब के अकॉर्डिंग चलती है, ग्लोबल हो गया ये, इंडिया पर आप कैसे रेस्ट्रिक्ट कर पाते हो उसका आंसर देना है आपको, लेकिन मैं बीच में इस लाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जब हम टाइम फ्रेम में लेकर चल रहे होते हैं, तो एक ट्रेडर की मानसिकता होती है, और वो रात को जब जाता है ना, चाहे वो कमा के गया है चाहे गंवा के गया है, वो खुश होकर जाता है, मतलब एक तरह से अब अगले दिन देखेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो वो सोया, रात को ट्रंप का कोई फैसला आया, उसने चाइना पर इतना % टैरिफ लगाया। अभी जैसे जो थोड़े दिन पहले हुआ, क्रिप्टो 1.25 पे थी, फ्राइडे, फिर पलटे नीचे आई, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो अब 100 इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो फिर ट्रेडर कैसे मॉनिटर करता है इस चीज को? तो हम एक एक करके चलते हैं। हाँ। अब पहले आपने कहा कि वॉलेटिलिटी की आपने बात करी थी, तो देखिए होता क्या है 24/7 ट्रेडिंग से, न्यूज फैक्टर बहुत जल्दी होती है। तो न्यूज जितनी जल्दी प्राइस में फैक्टर हो जाएगी, उतना जल्दी ट्रू प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई चीज वीकेंड पे कोई न्यूज आई फ्राइडे को और मंडे तक फैक्टर नहीं हुई, तो होगा क्या कि जब मंडे को सुबह गैप खुलेगा तो वो बहुत बड़ा खुलेगा। फ्राइडे को अब जब यूएस में अनाउंसमेंट हुआ, उसी टाइम पे जो न्यूज फैक्टर इन हो गई, तो वो उसी टाइम पे पता लग गया कि इस न्यूज का कितना इससे इम्पैक्ट आ रहा है। पर वो बोल के सो गए फ्राइडे को, सुबह जब मंडे को एशिया खुला तो यहाँ पे फैक्टरिंग हो रही है कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये जो गैप होता है, ये क्रिप्टो में नहीं आता, न्यूज इमीडिएटली फैक्टरिंग होती है। तो ये एक तरह से फायदेमंद चीज है कि इमीडिएटली आपको रिएक्शन दिख जाएगा। वोलेटिलिटी ज्यादा होगी पर इमीडिएटली बायर्स को टाइम मिल जाएगा। ट्रेडर क्या करे? ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ये चीज हो जाती है, क्योंकि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, तो जो पोजीशन खड़ी हुई है उसमें अब एक रिस्क आ जाता है। अब ये रिस्क ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, वहां पे भी ये है कि अगर आपका जब मंडे मॉर्निंग खुलेगा, अगर आपका मार्जिन सफिशिएंट नहीं है तो लिक्विडेट होंगे,
है ना। ठीक बात। और ये चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपका मार्जिन सफिशिएंट नहीं है तो लिक्विडेट होंगे। तो आपको जो अपना फोकस करना है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग पे करना है। आपको ये देखना है कि एज अ ट्रेडर आपको अपनी पोजीशन बचानी है, और वो पोजीशन बचाने के लिए आप पहले अपना कैपिटल देखिए कि कितना रिस्क पे है, स्टॉप लॉसेस या दूसरी चीजें यूज करिए, और पोजीशन को मैनेज करना जिसको बोलते हैं कि पोजीशन मैनेजमेंट के टूल्स हैं। जैसे डे ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, अपनी पोजीशन बंद करके आते हैं। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं कि आप डे अपने हिसाब से चूज करिए कि रात को 8 बजे के बाद मैं पोजीशन नहीं रखता, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको पोजीशन रखनी है, आपको लगता है कि मेरा कोई इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो भी आप एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, चलो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगता, तो आपको मार्जिन उतना रखना है जितने में आप कंफर्टेबल। अगर आपको ये लगता है कि मुझे पोजीशन रखनी है, मार्जिन की चिंता नहीं है, तो आप लेवरेज को कम कर दें, है ना। तो हमारे यहाँ ये फ्लेक्सिबल फीचर्स अवेलेबल है कि डायनेमिकली आप लेवरेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रात को आप कहीं और पैसा यूज नहीं करने वाले, तो लेवरेज को कम कर दें, क्योंकि रिस्क काफी कम हो जाएगी, और सुबह आप बढ़ा सकते हैं। आप हेज्ड पोजीशन खोल सकते हैं ऑप्शंस में। तो आपके पास एक मार्जिन अकाउंट है जो पोर्टफोलियो मार्जिन अकाउंट है, जिसमें अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है और आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो आप ओवरनाइट के लिए एक पुट खोल दें, और जो उसमें जो फायदा होगा वो आपकी पोजीशन के प्रॉफिट्स को फिल मतलब तो कहने का टूल्स मतलब ये सारे कि tools अवेलेबल का यूज करते हुए वही एक मतलब हम safe हर चीज advice में दो यही है। चीज कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ही हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ, और हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। ठीक बात है। ना? तो जो आपने अभी बात कही उसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो हम डे ट्रेडर्स जिस तरह से ट्रेड करते हैं भारतीय बाजार में, चूंकि क्रिप्टो पूरी तरह से इसके अंदर जो सबसे बड़ी काबिलियत है वो यही है कि किसी सरकार की नहीं है क्रिप्टो, है ना, जनता के पास है वो, तो वही रेगुलेट करती है अपने आप में, अगर देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई से। एम आई राइट? देखिए बिल्कुल सही बात है, पर मैं ये चीज फिर भी कहूंगा कि डिमांड और सप्लाई से सारे एसेट होते हैं। जैसे सारे गोल्ड भी asset किसी होते एक हैं। सरकार का हाँ, नहीं है, हाँ, पर होता क्या है कि हमारे दिमाग में होता है कि ये चीज हमने देखी है और ये चीज हमने देखी नहीं, हाँ, तो वो हमारे दिमाग में आता है। सारे एसेट्स के प्राइसेस डिमांड सप्लाई पे डिमांड रहते हैं। सप्लाई से ही चलते हैं। सरकार कभी भी किसी चीज में घुसेगी नहीं और प्राइस को ऐसे नहीं बोलेगी कि नहीं ये प्राइस इतना होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब देखिए ये चीज ट्राई करी थी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कि हम इंटरेस्ट रेट इतना रखेंगे, और वो जॉर्ज सोरोस ने एक बार उनका पैक तोड़ा था। तो ये चीजें जो हैं वो चलती नहीं है, क्योंकि आप प्राइसिंग जो है मार्केट को डिटरमाइन करनी होती है, और वो करेगा, और वो डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होगी। आपके रूल्स होते हैं कि मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, पार्टिसिपेंट्स कौन से अलाउड होंगे, कौन से नहीं अलाउड होंगे, वो सब होते हैं, और वो होने चाहिए। क्रिप्टो में भी जैसे एफआईयू है, वो इस पे हम जैसे एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी है, सारी कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं उनको एफआईयू रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और वो वहाँ पे रूल्स बने हुए हैं कि कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते। अब कौन से का क्या मतलब है कि आपका मुझे केवाईसी एएमएल करना पड़ेगा, आपका मुझे सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह चेक करना पड़ेगा, सस्पिशियस एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, ये सब हम सारी चीजें फॉलो करते हैं, जो मैं चीज इसी पे बैंक्स भी आया, करते हैं। मैं इसी चीज पे आया कि हाँ चूंकि हम लोग जब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट है ये, हाँ तो आपने लेकिन जब अपने इंट्रो में दिया था, शुरुआत में हम जब चर्चा कर रहे थे कि हाँ पूरी तरह स्वदेशी है और जो यूजर है वो भी स्वदेशी हाँ। है, तो आप कैसे इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि प्रोडक्ट मतलब क्रिप्टो इटसेल्फ इज ए ग्लोबल प्रोडक्ट करेंसी, वर्सेस प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट वर्सेस प्लेटफॉर्म, कैसे सुनिश्चित करते हैं देखिए एसेट तो ग्लोबल है, तो ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, और उसका प्राइस ग्लोबली निकल रहा है ना। तो जैसे गोल्ड का भी एक प्राइस होता है ग्लोबली, ऑयल का भी एक प्राइस होता है ग्लोबली, वैसे बिटकॉइन का भी एक प्राइस है ग्लोबल, है ना। अब आते हैं कि तो प्राइसिंग तो हम ग्लोबली, हमारी प्राइसिंग उनसे अलग नहीं होगी। प्राइसिंग हम क्या करेंगे, दुनिया में जो बेस्ट एक्सचेंजेस हैं उनसे प्राइस लेके एक रेफरेंस प्राइस बनाएंगे, जिसपे कि फ्यूचर्स से जिसपे कि पहले एक स्पॉट का इंडेक्स बनेगा और उस पर फ्यूचर्स ट्रेड होगा। ये थोड़ा टेक्निकलिटीज है, और ये सब जगह ऐसे होता है। जैसे आप कोई भी इंडेक्स ले लेंगे S&P, तो वो भी एक पहले इंडेक्स बनता है फिर ट्रेड होता है। निफ्टी पहले इंडेक्स बनता है फिर ट्रेड होता है। गोल्ड, वहां भी गोल्ड का प्राइस कहाँ पे, ए जगह या बी जगह, या ए कंट्री में या बी कंट्री में, तो पहले कहीं से तीन सबसे ज्यादा लिक्विड जगह से प्राइस उठाया जाएगा, फिर एक इंडेक्स बनाया जाएगा, उसके ऊपर फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होगा। तो अब आते हैं कि पार्टिसिपेंट्स या प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये रियलाइज किया कि इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करने का इंटरेस्ट तो बहुत है, पर उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी, क्योंकि क्रिप्टो अगर आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है तो लोगों को डर लगता है कि यार मैं यहाँ पे पैसा ले जाऊँ, फॉरेन कंट्री में अलाउड है या नहीं है, है ना। बिल्कुल सही बात है, सही सवाल है। दूसरा ये कि मैं यूएसडीटी खरीदूं कहाँ से, वो लोग तो सिर्फ यूएसडीटी लाते हैं, यूएसडीटी में खरीदूं कहाँ से।
अच्छा, यूएसडीटी जब आप खरीदने जाते हैं तो एक यूएसडीटी 90-95 का मिलता है, जो होना चाहिए 85 का, 88 का। तो वो आप 10% प्रीमियम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप ट्रेड करके जो प्रॉफिट बनाएंगे उसमें वो प्रीमियम बेचते वक्त मिला या नहीं मिला। तो हमने ये कहा कि हम इंडिया के हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी ये कि यहाँ पे कस्टमर इंडियन रुपी ला पाए और इंडियन रुपी से ही ट्रेड कर पाए। तो उसमें ये होगा कि अब फॉरेनर तो इंडियन रुपी ला नहीं सकता, तो हमने कहा ठीक है, हम सिर्फ इंडियंस को अलाउ करेंगे। हम इंडिया रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ इंडियन रिटेलर, इंडियन कॉर्पोरेट से अलाउड है और कोई फॉरेनर अलाउड नहीं है। हमारा सारा का सारा मार्जिन जो होता है वो इंडियन रुपी में होता है। तो आप बिटकॉइन के प्राइस चेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, इंडियन रुपी से आप मार्जिन करते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स। और क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स इंडियन रुपी से मार्जिन करते हैं तो हमारा पीछे कोई क्रिप्टो का स्टडी नहीं होता, इंडियन रुपी होता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जनरेट होगा वो इंडियन रुपी में होगा और जो मार्जिन होगा वो इंडियन रुपी। अब लाइफ बड़ी सिंपल हो गई। क्यों? क्योंकि आप बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की सेफ्टी के लिए आपको पता है कि पीछे पैसा इंडियन रुपी में रखा है ना। तो अब आप यूपीआई, आईएमपीएस वाले मेथड से, एनईएफटी, आरटीजीएस से डिपॉजिट करिए बैंकिंग ऐप से अपने और विड्रॉ करिए। अब हम यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स का वो चेक करते हैं कि भाई आपका पैन नंबर, आपका आधार प्रॉपर नंबर, केवाईसी हो जाती है, प्रॉपर केवाईसी। और हम आपसे ये कहते हैं कि पैसा हम उसी अकाउंट से लेंगे जो आपके पैन से लिंक्ड है, और विड्रॉ हम उसी अकाउंट पे देंगे जो आपके पैन से लिंक्ड है। तो देखिए, हम भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि गलत लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे ना आए। और ये अच्छे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी अच्छी बात है कि यार मैं जिससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो सही लोग हैं। अच्छा, क्या फ्यूचर में कभी, फ्यूचर में मतलब भविष्य में कभी स्पॉट में आने का प्लान है? हाँ, स्पॉट हमारा लॉन्च करने का प्लान है। इन द कमिंग मंथ्स आपको दिख जाएगा, साल की शुरुआत से पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पॉट दिख जाएगा। क्योंकि हमारे ट्रेडर्स ने ये हमें कहा है कि हमें सारा टाइम फ्यूचर्स नहीं ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्टिंग भी करनी है। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन दीजिए जहां पे हम इन्वेस्ट करके पैसे को छोड़ पाएं और बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्पॉट मार्केट्स भी लाएंगे। तो स्पॉट तो यूएसडीटी में ट्रेड हो रहा है, हाँ, तो उसके लिए फिर वही एक्सचेंज लगेगा। स्पॉट हम बिटकॉइन आईएनआर में ट्रेड कराएंगे, तो आप आईएनआर ला सकते हैं, बिटकॉइन उससे आप खरीदेंगे। अब आपके पास टाइटल जाएगा। जब आपके पास टाइटल जाएगा तो मैं आपका फिर टीडीएस काट के डिपॉजिट कराऊंगा, जिससे सरकार को पता लगेगा कि भाई इस पैन नंबर ने ये करा है। और फिर आपके पास बिटकॉइन का टाइटल आ गया, उसकी कस्टडी हमारे कोल्ड वॉलेट्स में रहेगी। और फिर आपके पर आप डायरेक्टली बिटकॉइन से, आईएनआर से बिटकॉइन ट्रेड करिए। और फिर जब आपने बेचा तो आपने बिटकॉइन बेचा और सीधे आईएनआर निकाला। जनरली लोगों के दिमाग में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बिटकॉइन को रखा कैसे जाता है? हाँ, रखा कैसे जाता है से मतलब है कि जैसे यूपीआई के अंदर वॉलेट में आपको पैसा दिखता है, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, जहाँ भी आप अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं। पेटीएम पर जो वॉलेट होता है उसमें आपको अपनी करेंसी दिखती है। ऐसे क्रिप्टो कैसे दिखती है? देखिए, इसको ना मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जिनको आता होगा, वो थोड़ा सा बेयर करें। पहली बात तो ये कि कभी भी कोई आपको लाके फिजिकली बिटकॉइन दे रहा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन फिजिकली होता नहीं है। जैसे आपका बैंक अकाउंट में जब आप बैलेंस देखते हैं ऐप में, तो वो नंबर दिखते हैं, वो 1 लाख है। आप 1 लाख जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। पर अब आप मान लीजिए कि ये 1 लाख एटीएम बंद हो गया, विड्रॉल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपके वो 1 लाख पीछे एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्रिप्टो एक ऐसा पेमेंट यूनिवर्स है जहां पे कि फिजिकल कैश विड्रॉ नहीं होता, सारा का सारा डिजिटल हमेशा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्चुअल है, ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, ये डिजिटल है सिर्फ। तो हमेशा ही एक वॉलेट होगा। और वॉलेट क्या चीज़ है? वॉलेट एक अकाउंट है, ठीक है। तो एक अकाउंट है तो उसका पासवर्ड भी होगा। तो एक वॉलेट का एक पासवर्ड होता है, और जिसके पास वो पासवर्ड है उसके वो पैसे हो गए, ठीक है। और उसके अंदर आपको दिखेगा कि कितने ये बिटकॉइंस को होल्ड करता है। मैंने क्या लैंग्वेज यूज करी? एक वॉलेट है, उसके अंदर वो बिटकॉइन होल्ड करता है। जैसे आपके अकाउंट में आपको दिखा कि 1 लाख, आपने अपनी बैंकिंग ऐप खोली, वहां पे 1 लाख नंबर दिखा। अब उसमें से आप 10,000 किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बैंक को एक इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर कर दो, है ना। और वो आपके पास 90 हो गए, उनके पास 10 हो गए। तो एक पासवर्ड है, एक प्राइवेट की, एक प्राइवेट जिसको की हम है, हाँ हाँ। बोलते हैं। तो बिटकॉइन बेसिकली वॉलेट्स पे रहते हैं, और वॉलेट्स की एक प्राइवेट की होती है, और वो प्राइवेट की जिसके पास है उसके पास कंट्रोल है। ये तो wallet प्राइवेट किसके की होते हैं? हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वॉलेट किसके होते हैं? अब आपका सवाल ये है, वॉलेट इशू कौन कर रहा है? तो ये वॉलेट एक कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर रही। बिटकॉइन कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, है ना। बिटकॉइन का कोई फाउंडर ऐसे नहीं है सच। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो
बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ये डिटरमाइन करती है कि ट्रांजैक्शंस जो पेमेंट्स हो रहे हैं, बिटकॉइन का कितने मूवमेंट से हो रहा है, वो है। कैसे हो रहा है, ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, क्रिप्टोग्राफी इज द मेन टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस। अब एक वॉलेट क्या होता है? वॉलेट एक कुछ नहीं होती, एक आइडेंटिटी होती है जिसपे कि कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करी जा सकती है, और इंफॉर्मेशन ये है कि अंकित के पास 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है ना। अब अंकित करके नहीं समझता है वो, तो वो समझता है कि ये कुछ अकाउंट नंबर जो है, ये वॉलेट है, ये उसके पास 1 लाख रुपए का है, और इसकी ये प्राइवेट की है। तो वॉलेट क्या है? एक आइडेंटिटी है। हम जैसे आइडेंटिटी को समझते हैं, वो कैसे समझते हैं? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैंने जाके अपना केवाईसी किया और एक अकाउंट खोला, तो अब वो अकाउंट वर्चुअल है, पर उसमें मेरा केवाईसी है और वो मेरे से लिंक्ड है। ये हम इस आइडेंटिटी को ऐसे समझते हैं। यहाँ पे ऐसे है कि आपने अकाउंट खोला, और वो अकाउंट जिसने खोला उसका है, वो बीच का स्टेप नहीं है ना। तो ये हमें इस तरह करना पड़ेगा। ये इस सवाल का आंसर को फिर से कोई दिक्कत नहीं, ये काफी डिफिकल्ट है समझाना मैं मेरे इसको आसान कर देता हूँ। एक यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारा डेटा डला हुआ है। आप उसमें से कहीं जाकर के उस एक डेटा को पकड़ के उसके ऑनर हो जाते हो, और ये बात करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पासवर्ड्स हैं कि आप उसके ऑनर तभी बनेंगे जब आपके पास में ये पास की है। कुल मिलाकर के क्रिप्टो खरीदने वाले अपने पास केवल पास कीज खरीदते हैं। उनके पास में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस की वैल्यू होती है कि भाई ये अब आपका हुआ टाइप से, आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझें। और जिनको ये बेसिक बात भी समझ नहीं आ रही, उनके लिए ये चैप्टर काम का नहीं है, छोड़ दें, परीक्षा में नहीं कई आएगा। बार कुछ चीजें फंडामेंटल्स पे जाके समझाना बहुत वैसे होता है। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग जब बात कर रहे थे, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इंडियन मार्केट में, और वो ये कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भारतीय बाजार ने बहुत पैसा कमाया है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं कि अराउंड 93% इंडियन ट्रेडर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा गंवाया ही है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये डेटा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ट्रेडर्स के लिए कहूंगा, कोई भी यह बात बोल रहा है तो उसको सीरियसली सुनिए। आपके फायदे के लिए बात बोल रहा है कि आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप गए और पैसा बन गया। वो बता रहा है आपको कि 93% लोगों का पैसा नहीं बना है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। देयर इज अ मेरिट टू दिस। पर इस डेटा को मैं ये भी बोलूंगा कि हमें थोड़ा क्वालिफाई करके समझना पड़ेगा। क्या होता है, बहुत सारे लोग चीजें ट्राई करते हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सारे जितने लोग जिन्होंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड किया, उसमें से कितने कैजुअल ट्रेडर थे और कितने रेगुलर थे। मैं यहाँ पे वर्ड सीरियस नहीं यूज कर रहा हूँ, रेगुलर यूज कर रहा हूँ। रेगुलर मतलब आप बार बार कर रहे थे, है ना। मान लीजिए बार बार के कितने बार, तो मान लीजिए हमने कह दिया कि साल में कम से कम 4 बार से ज्यादा किया, हर क्वार्टर में 1 बार तो किया, है ना। तो अगर हम सिर्फ ऐसे क्वालिफाई कर देंगे ना लोगों को कि जिन्होंने 1 बार किया और जिन्होंने रिपीट किया, या रिपीट मतलब 1 क्वार्टर में 1 बार किया एटलीस्ट, और फिर उन पे देखेंगे जो रेगुलरली कर रहे हैं, तो हमें ये दिखेगा कि ये नंबर ज्यादा फेयरनेस की तरफ या नॉर्मल की तरफ जाता जाएगा, या 50-50 की तरफ जाता जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि काफी सारे लोग आते हैं जो एक बार 2,000, 4,000, 5,000 रुपए से ट्राई करेंगे और दोबारा नहीं आएंगे, पर उनकी काउंट एक बंदे की तरह हो गई जो 100 में से एक इंसान जो इसको ना कई बार हम लोग इस तरह से भी समझाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के आधार पर अगर काउंट करो कि कितनों का सिलेक्शन हुआ, तो नंबर फ्रैक्शंस में पहुंचता है। मतलब एब्सोल्यूट नंबर भी नहीं होता है, 1000 में से भी एक नहीं है, 0.1 टाइप से निकल कर आता है। उसे देख करके माहौल जरूर बनाया जा सकता है कि इस एग्जाम में सफलता बहुत कम है भाई, तैयारी नहीं करो। ये बिल्कुल वैसे ही है, यूपीएससी का फॉर्म 5 लाख लोग, 8 लाख लोग भर रहे हैं, निकलेंगे कलेक्टर साहब मात्र 100, तो बोले साहब 10 लाख में से 100 बन रहे हैं, फिर तो क्या ही मतलब है। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप वहां खोजते हुए पहुंच जाते हो कि कितने लोग सीरियस कंटेंडर थे, यानी जिन्होंने वाकई में तैयारी करी, फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम सेंटर तक कितने गए, उसमें आधे लोग रह जाते हैं। अब एग्जाम सेंटर के बाद जिनने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मतलब ये मानते हैं कोचिंग सेक्टर में कि जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ही वाज ऑनेस्टली प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एक्चुअली। तो भाई वो अब सीरियस फेलो है। प्रीलिम्स का कंसेप्ट ही इसलिए रखा गया था, ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसलिए मार्क्स नहीं जुड़ते। वो नंबर आता है 15-20 हजार के आसपास, तब जाकर के फाइनल लिस्ट में आप देखते हो कि 15 पे 1 का हुआ या 20 पे 1 का हुआ। हर एग्जाम में लगभग ऐसा ही है, आईआईटी के अंदर भी ऐसा ही होता है, स्टेट पीसीएस में भी ऐसा ही होता है, हर एग्जाम्स में लगभग ऐसा ही है। बाजार को लेकर के जो अभी आपने कहा रेगुलर और रेगुलर, आप खत्म करिए। बाजार को लेकर जो आपने अभी लाइन बोली रेगुलर, और दूसरा हुआ जो कभी कभार आया, मतलब वो व्यक्ति। तो अगर 93% लोग पैसा गंवाते हैं,
इसमें कौन से लोग ज्यादा होते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? हाँ, यही पे मैं आ रहा था कि अभी हमारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ, हमने बस ये हम्म, कहा है कि हम रेगुलर और वो करके देखेंगे। एक और डेटा है कि 5% लोग 95% फीस देते हैं। हम्म, तो पहले 93 को अपन 95 कर लेते हैं, तो अपन ने कहा 95% लोग लूज कर रहे हैं, पर ये भी है कि 5% लोग 95% फीस दे रहे हैं। और ये भी है कि जितना प्रॉफिट और लॉस और फी के बीच में रिलेशन जो है वो बिल्कुल 1:1 है। जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है या ज्यादा लॉस हाँ कर हाँ, रहा है ये तो वही ज्यादा समझ आता फीस है। भी दे रहा हाँ है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो पहले वाले 95% थे जो लूज कर रहे थे, इन्होंने ज्यादा फीस भी नहीं दी होगी। ये अपने फीस आप बोले हो तो गया ना। ट्रेडिंग की जो फीस तो है। हाँ। हाँ, ट्रेडिंग का जो फीस आता है वो भी ज्यादा नहीं दिया होगा। तो यहाँ से ये हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना कि पार्टिसिपेंट जो हैं, जो सीरियस हैं, वो 5 या 10% ही हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो कैजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं जो आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे, और इसीलिए उनके जो फी अमाउंट भी हैं वो भी कम, राइट। क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन भी ऐसी है। अगर आपको एक ऑप्शन खरीदना है किसी भी मार्केट में, चाहे वो यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इंडिया मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो 2-5 हज़ार रुपए से भी आ जाता है। और वो चीज़ ही ऐसी होती है कि कल रिजल्ट आएगा किसी कंपनी का और बहुत अच्छा आएगा और स्टॉक बहुत भाग जाएगा और मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। बाजार उसको ऑलरेडी प्राइस इन कर हाँ लेगा। हाँ हाँ। कल कोई न्यूज़ आएगी बजट में, या कल कोई न्यूज़ आएगी यूएस में, उससे या वॉर से, उससे प्राइसेस बहुत हिल जाएंगे। तो वो ट्रेड ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा बनने का चांस नहीं होता है। और उनको अगर हम सेपरेट करके देखेंगे तो ये नंबर्स हमें काफ़ी फेयरनेस की तरफ आते हुए दिखेंगे, 50-50 की तरफ आते दिखेंगे। फिर भी ये डेटा इसलिए निकाला जाता है ताकि लोग कॉशियस हो जाएं, और वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपने सुना कहीं और किसी और का पैसा बन रहा है कि मेरा भी बन जाएगा। नहीं, वो गलत है, नहीं बनेगा, नुकसान करके जाएंगे, मत करिए। दूसरों के भरोसे अगर आप चलेंगे या दूसरों की सक्सेस को देख के आप रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरों की मेहनत भी रिपीट करिए फिर, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने और कितनी चीजें करी थी, क्योंकि अगर आप वो कहेंगे कि वो लकी हो गया और मैं भी लकी हो जाऊंगा, तो फिर तो आपका ट्रू। ये आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना हमने लगभग फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी उनको आज के इस सेशन में डील किया। कोई ऐसी चीज जो आप अपनी तरफ से ऑडियंस को बताना चाहते हैं, आई मीन टू से आपके अनुभवों से, कि हमने ट्रेडिंग का ये बिहेवियर पैटर्न देखा है, इंडियन ट्रेडर्स इस तरह से सोचते हैं, उन्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, या फिर इंडियन ट्रेडर्स में कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेड के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। मुझे आपकी जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि आपने ना बहुत ऑनेस्टली ये बात बार बार दोहराई है कि जब बोला जाता है कि 93% लोग पैसा गंवा के जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बताया जा रहा है कि भाई मत आइए ना, आपको अगर डर लग रहा है तो इसमें मत आइए, छोड़िए। हाँ आपके लिए अवेयरनेस है ये। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है पैरेलली कि इसमें लोग जो पैसा बना रहे हैं वो 5% लोग 95% फीस भी दे रहे हैं। दैट हाँ मीन्स वो रेगुलर रह करके काम कर रहे हैं। तो हाँ आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखी। आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब होता है ना कि भाई हमने एक रेगुलर बिहेवियर देखा है कि ऐसा है, कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, एक तरह से टिप्स ही मांग रहा हूं मैं आपसे। कुछ ऐसा देखिए, हो तो बताइए। बाजार समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप रेगुलरली उसको फॉलो करते हैं। हम्म, पूरा गेम रेगुलरिटी का होता है। आप किसी भी चीज़ को अगर क्विक मनी की तरह देखेंगे तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होने के चांस है। पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, पर आप एक तो पहले पहले ट्रेड में अमीर नहीं बनेंगे, मत हम्म, कोशिश करिए। बहुत सारे ट्रेडों के बहुत बाद भी नहीं बनेंगे, हम्म, क्योंकि पर यह है कि आपको इसको धीरे धीरे करना है। और अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आपको मार्केट में पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे हम्म, कि न्यूज़ कितनी तेजी से प्राइस इन होती है और कैसे आप न्यूज़ इम्पैक्ट करती है। हम्म, जैसे आज हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो हमें प्राइस देखे बगैर आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये प्राइस को ऊपर या नीचे कर सकती है, हम्म, या और कितनी इंटेंसिटी में कर सकती है, क्योंकि आप वो चीज़ बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, या किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट नहीं, मैंने काफ़ी सारे मार्केट्स में काम किया, किसी भी मार्केट में आपको एक तो सीरियसनेस रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एकदम से जो चीज़ चेंज होती है वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट आ गया, उसकी वजह से प्राइसेस चेंज होते हैं। और कुछ चेंजेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अब क्रिप्टो में 2023 में जो आपने शुरू में ब्लैक रॉक की बात करी थी, ब्लैक रॉक ने ETF अनाउंस कर दिया था 2023 अक्टूबर में। हम्म, तब प्राइस था 30,000, हम्म, और ये उस टाइम पे पता लग गया था कि अगले 2-3 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि अब ब्लैक रॉक इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर्स में से। हम्म,
तो अगर वो ईटीएफ लेके आ रहे हैं तो उन्होंने ये भी तो देखा होगा कि इतनी डिमांड है, और उसका जो ईटीएफ आया वो जनवरी में लॉन्च हुआ, और तब से अभी तक बिटकॉइन का जो ईटीएफ है आज तक की ईटीएफ लॉन्चेस में सबसे सक्सेसफुल ईटीएफ लॉन्च है। वर्ल्ड के 1% एसेट्स अब बिटकॉइन ईटीएफ के अंडर है। और बिटकॉइन के जो ईटीएफ हैं उसमें लेवर्ड ईटीएफ्स भी होते हैं, जिसको फ्यूचर्स के ईटीएफ भी बनते हैं, वो अगर मिला लेंगे तो वो गोल्ड के ईटीएफ से बड़े हो गए थे बिफोर, पिछले 3 महीने पहले जब से गोल्ड भागना शुरू हुआ है। तो इतना उसमें ट्रैक्शन ऑलरेडी था। उसके बाद ये जो ट्रम्प कैंडिडेट ट्रम्प व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेसिडेंट, कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बोल दिया था कि मैं क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टो कैपिटल की तरह से देखना चाहते थे वो। उन्होंने ये चीज बोली थी कि क्रिप्टो को हम एज अ सेक्टर देख रहे हैं जो एआई, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मटेरियल जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और इसमें जीन्स और एज एन बायोटेक्नोलॉजी की भी बात होती है, पर क्रिप्टो को एज अ सेक्टर अब उस लेवल पे देखा जा रहा है एटलीस्ट यूएस में कि एआई, सेमीकंडक्टर्स जितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ये एज अ कंट्री हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सेक्टर को पॉजिटिवली देखना शुरू करें। हम ये देखना शुरू करें कि अच्छा, हम इस सेक्टर में, ये सेक्टर अगर बड़ा होता है तो हम इस सेक्टर में कैसे आगे आ सकते हैं, हम इस सेक्टर में कैसे जाके यहाँ पे पहले से काम करना चालू करें ताकि जब ये बड़ा हो जाए तो हम पीछे ना छूटे और हम वो वाली बात है, हम प्रभावित पक्ष ना बन के प्रभाव छोड़ने वाले बने। और देखिए ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नया चेंज आता है तो कुछ ना कुछ आपको डिसरप्शंस होते हैं। जब एआई भी आएगी तो लोगों को डर है कि बहुत लोगों का जॉब जाएगा, पर आप उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि हम करेंगे ही नहीं, है ना। आप उसको ये ऐसे देखिए कि अच्छा, नए जॉब क्रिएट भी तो होंगे, तो हम वो जॉब लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब आपके यहाँ क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स आएंगे तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में कुछ चेंज होएगा, पर उसके बहुत फायदे भी होंगे। जैसे रेमिटेंसेस बहुत तेज हो जाएंगे, इतना काम हो रहा है दुनिया में रेमिटेंसेस पे और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे कि ये अगले 2 या 3 साल में इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन इसी में सरकार का डर भी छुपा हुआ है, क्योंकि सरकार यही मानती है कि जब ये इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह से करेगी और चूंकि रेगुलेट नहीं कर पाते तो कहीं इससे कुछ गलत काम ना होने लगे, तो क्योंकि अगर डर हम वहां ज्यादा बनता है। अगर हम आज ही इसमें अडॉप्ट करना शुरू कर दें, और अगर हम, जैसे हमने इंडिया ने पहला स्टेप ये लिया कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू कर देंगे एक्सचेंजेस के थ्रू, अच्छा स्टेप है। वो 1% टीडीएस काटा है। अब क्वेश्चन डिबेट ये हो सकती है कि 1% ज्यादा है, ट्रैकिंग तो हम 0.1 से भी कर सकते थे, वो एक अलग डिस्कशन का इशू है, पर 1% से हमने ये ट्रैक तो कर लिया कि किसके पास कितना है। अब जब ये मूवमेंट होएगा तो हमें पता लग जाएगा। तो आप ऐसे कर करके अपने रूल बनाइए, अपने रूल को हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, क्योंकि वो रूल्स हमारे दूसरे सिस्टम में फिट हुए हुए हैं। जैसे हमारे जो भी रूल्स हैं मनी ट्रांसफर के, इंडिया से बाहर कितना पैसा आप ले जा सकते हैं, 1 साल में कितना ले जा सकते हैं, या आप पैसा किस तरह से यूज कर सकते हैं, या किसको बैंकिंग मिलेगी, किसको ऑनलाइन बैंकिंग मिलेगी, तो ये बहुत पावरफुल यूज केसेस है। तो जैसे एफआईयू से हमने एफआईयू ने ये कहा कि केवाईसी एएमएल सब पार्टिसिपेंट का करना है, तो अब ये पता लग गया कि जो भी लोग क्रिप्टो को हाथ लगा रहे हैं उनके बेसिक चेक्स हो चुके हैं। फिर 1% टीडीएस से ये पता लग गया कि किसके पास से पैसा कहाँ गया, है ना। अब हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करने के लिए रेडी हैं। बहुत सही, है ना। इसी तरह अगर हम बैंकों को कहेंगे, एक तरह से अनरेगुलेटेड है ये, मतलब सरकार को टीडीएस के थ्रू पता है। आप किसी भी चीज को ऐसे सोचेंगे कि अगर मुझे इसमें आगे बढ़ना है तो फिर आप सोल्यूशन सोचेंगे और सोल्यूशन निकल जाता है। बहुत सही। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ज़्यादा इनपुट्स थे आज के सेशन में, और डेफिनेटली जो बातें आप सबने सुनी, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उसे और विस्तार से समझने की आवश्यकता है तो बताइएगा, हम कुछ और सेशंस भी उसके लिए प्लान करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, और जब आप स्पॉट शुरू करेंगे तब भी बताइएगा सर, एक और स्पॉट के लेकर के बातचीत होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।